नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबरों में सबसे पहले हेडलाइंस पर डालेंगे नजर। देश भर के 47 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, बिना पर्ची खर्ची रोजगार के लाखों अवसर उपलब्ध करा रही है सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में भाजपा की केरल इकाई के नवनिर्मित मुख्यालय का किया उद्घाटन। विकसित केरलम सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, विकसित केरल से होकर जाता है विकसित भारत का मार्ग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण मामले को बताया राष्ट्र विरोधी साजिश। कहा, आरोपी छांगुर ने धर्मांतरण कराने के लिए तय किए थे अलग अलग रेट। ये लोग देश का स्वरूप बिगाड़ने का कर रहे काम। नक्सल मुक्त अभियान को एक और सफलता। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 23 इनामी नक्सलियों ने एक साथ किया आत्मसमर्पण। बस्तर में शांति बहाली की दिशा में बड़ी पहल। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से किया हमला। पश्चिमी शहरों को बनाया निशाना। 2 की मौत, 14 घायल। और लॉर्ड्स क्रिकेट टेस्ट में तीसरे दिन का खेल जारी। ऋषभ पंत ने जड़ा अर्धशतक। केएल राहुल सेंचुरी के करीब। भारत 3 विकेट पर 200 रन के पार। खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 16वें रोजगार मेले के तहत हजारों नियुक्ति पत्र जारी किए। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार मेले में देश भर के 47 स्थलों से नवनियुक्त युवा जुड़े। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई हैं। इनमें 40,000 से अधिक नियुक्तियां भारतीय रेलवे में हुई हैं। रोजगार मेले की ये पहल रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार के लाखों अवसर उपलब्ध करा रही है। पीएम ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार में पक्की नौकरी पाने वाले लाखों युवाओं का एकमात्र लक्ष्य राष्ट्र सेवा होना चाहिए। पीएम ने इसके लिए नागरिक प्रथम का सूत्र अपनाने को भी कहा। आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास 2 असीमित शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। और 16वें रोजगार मेले के तहत राजधानी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में 10 सरकारी विभागों के 210 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों ने पीएम मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। पिछले 15 साल से बास्केटबॉल खेल रही हूँ, इसीलिए मैं अपने माता पिता, अपने शिक्षक और अपने पति का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। इसके साथ ही इस मंच से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का
तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें रोजगार देकर हमारे भविष्य को सुनिश्चित किया। मेरा चयन गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सहायक के पद पर हुआ है। मैं और मेरे परिवार के सभी लोग बहुत खुश हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेले का आयोजन कराया है। मेरा चयन वित्त विभाग में पंजाब नेशनल बैंक में CSA के रूप में हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार का रोजगार मेला के अवसर पर हमको नियुक्ति पत्र देने के लिए और देश के लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष आभार प्रकट करता हूं। I have been selected as executive trainee in National Thermal Power Corporation, commonly known as NTPC. First of all, which comes under Ministry of Power. First of all, I would like to express my heartfelt gratitude to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for giving me such a wonderful opportunity. Next, I would like to thank my parents who have been a constant support system to me throughout my journey. और वाराणसी में भी 16वें रोजगार मेले के तहत अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वाराणसी के बनारस रेल कारखाना के हॉल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिए। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है, पक्की सरकारी नौकरी भी और स्वरोजगार के अवसर भी। इसी क्रम में 16वां रोजगार मेला आज आयोजित हुआ है। देश के 47 स्थानों पर 51,286 सफल अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय और विभागों में नौकरियां दी गई हैं। मैं इस अवसर पर काशी में जितने भी हमारे अभ्यर्थी आए हैं उनको बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ। देश भर के 51,286 सफल अभ्यर्थियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थी बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने पीएम मोदी और सरकार का आभार व्यक्त किया। मेरी पोस्टिंग कमर्शियल डिपार्टमेंट में हुई है, असिस्टेंट पोर्टर के पद पे। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं इसलिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। असिस्टेंट कोर्स की पोस्टिंग हुई है हमारी भी, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी नियुक्ति कमर्शियल डिपार्टमेंट में हुई है और मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विकसित केरलम सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन को अन्य राजनीतिक दलों के सार्वजनिक सम्मेलनों जितना ही बड़ा बना दिया है और ये केरल में भाजपा के भविष्य का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत का मार्ग विकसित केरल से होकर जाता है। शक्तिशाली दक्षिण राज्यों के विकास के बिना एक विकसित भारत संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय ये हमारे लिए मंदिर की स्थान जितना पवित्र स्थान है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना देश के 140 करोड़ लोगों के सामने रखी है। विकसित भारत का रास्ता विकसित केरलम से होकर ही जाता है। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों के विकास के बगैर विकसित भारत संभव ही नहीं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों ने बारी बारी से शासन किया लेकिन केरल के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने आने वाले चुनावों में केरल की जनता से बीजेपी का समर्थन देने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से तमिलनाडु, ओडिशा और असम में भाजपा की सरकार बनी है वैसे ही केरल में 2026 के चुनाव में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अभी अभी कम्युनिस्ट नेता एक कांग्रेस में कह रहे थे कि भाजपा उत्तर भारत की पार्टी, उनको मालूम नहीं है असम में हमारी सरकार है, त्रिपुरा में लेफ्ट को हटाकर हमने सरकार बनाई है, ओडिशा में हमने सरकार बनाई है, तेलंगाना में हम सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। लोकसभा के चुनाव में
और तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रहे हैं। आने वाले लोकल बॉडीज के चुनाव में एनडीए 21,000 स्थानों पर लड़ेगी और 25% वोट के साथ हर बूथ में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में भाजपा की केरल इकाई के नवनिर्मित मुख्यालय का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कार्यालय भवन के सामने एक पौधा भी लगाया और नए कार्यालय के केंद्रीय कक्ष में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय के.सी. मरार की प्रतिमा का अनावरण किया। यह अत्याधुनिक कार्यालय 7 मंजिला और 60,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में पुलिस कस्टडी के दौरान हुई मौत के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। शनिवार को सीबीआई ने इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मामला अजित कुमार की हिरासत में मौत से जुड़ा हुआ है। अजित कुमार एक मंदिर में गार्ड के रूप में तैनात थे। शिवगंगा जिले में पुलिस ने गार्ड अजित कुमार को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। अजित पर मंदिर के पास एक खड़ी कार में चोरी का आरोप लगाया गया। इस केस में एक मौखिक शिकायत की जांच पर अजित कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस बीच 29 जून को अजित कुमार की मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस टीम ने हिरासत के दौरान अजित कुमार को इतना टॉर्चर किया था कि उससे उसकी मौत हो गई। अजित कुमार की मौत पर खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस मामले में 6 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए गए हैं। फिलहाल सीबीआई ने धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच अपने हाथ में ले ली है। यह कदम मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच के निर्देश के बाद आया है, जिसमें सीबीआई को जांच संभालने और 20 अगस्त तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज एक साथ 23 खूंखार नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। जिले में सक्रिय विभिन्न स्तर के कुल 23 माओवादियों ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनमें 1 करोड़ 18 लाख रुपए के इनामी नक्सली भी शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले उनमें 9 महिला और 14 पुरुष नक्सली शामिल थे, जिनमें से 3 नक्सली दंपत्ति भी हैं। वहीं पुलिस महानिरीक्षक बस्तर ने सभी सक्रिय माओवादी कैडर्स से अपील की है कि वे आत्मचिंतन करें और आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटें। सरकार द्वारा पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन के लिए सुदृढ़ योजनाएं चलाई जा रही हैं। और तेलंगाना में प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के 6 सदस्यों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। इन सभी ने भद्राद्री कोठागुडेम जिला पुलिस अधीक्षक सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इन सभी ने ऑपरेशन चेयूथा के तहत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों और आदिवासी समुदाय के विकास के लिए उठाए गए कदमों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। इस वर्ष अब तक कुल 300 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि माओवादी संगठन के निचले स्तर के सदस्य अब शीर्ष नेतृत्व के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते और वे अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। माओवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित श्री तेग बहादुर संदेश यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर महाराज ने शहादत दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि देश की एकता को तोड़ने की साजिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर से गिरफ्तार छांगुर बाबा की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भय और लालच के जरिए अनुसूचित जातियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदू
हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। और भारत मंडपम में 12 से 14 जुलाई तक चलने वाले 3 दिवसीय स्टील मार्केट इन्फो का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया। इन्फो में भारत और विदेश से लगभग 10,000 से अधिक व्यापारी और आयातक इस इन्फो में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जो बर्तन, किचनवेयर, घरेलू और रसोई के उत्पादों का अनुभव ले रहे हैं। देखिए धीरज कुमार की ये रिपोर्ट। स्टील मार्केट इन्फो के जुबली समारोह के उद्घाटन के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्टील उद्योग के योगदान को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टील उद्योग से जुड़े लोगों की मेहनत, इनोवेशन में भारत का दम दिखाई देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इन्फो में ऐसे भी उद्यमी हैं जो चीन को स्टील निर्यात करते हैं। अभी एक स्टॉल पे तो मैं गई तो उन्होंने बताया कि ये जो लोग हैं ये चाइना को भी एक्सपोर्ट करते हैं, पूरे विश्व को एक्सपोर्ट करने वाले को हमारे देश से सामान भेजा जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और इतना सुंदर सुंदर मीनाकारी के, इतने सुंदर सुंदर तांबे के, कांसे के, स्टील के बर्तन यहां देख करके एक महिला जाग गई मेरे अंदर। स्टील मार्केट इन्फो में 130 स्टॉल सजे हैं। 10 देशों के लोग यहां पहुंचे हैं क्योंकि वर्तमान में भारत का स्टील उद्योग चीन को मात देने का मादा रखता है। बात भारत की हो तो देश में 6,000 से अधिक बड़े और छोटे निर्माता इस उद्योग से जुड़े हैं और तकरीबन 2 लाख से अधिक व्यापारी इस उद्योग को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। जो हाउसवेयर का मार्केट है, एक्चुअल में चाइना जो कम्पिटिटिव प्राइस में चाइना जो प्रोडक्ट दे पा रहा था वो हम लोग इंडिया में नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो चाइना का प्रोडक्ट है उनको यूज एंड थ्रो लोग बोलने लगे, उनमें क्वालिटी नहीं है, इसीलिए वो लोग अभी यूज एंड थ्रो होकर उनका मार्केट कम हो गया। और कोरोना काल के बाद में हर पूरे वर्ल्ड की जो नज़र है वो इंडिया के मार्केट की तरफ है। स्टॉल लगाने आए वीआईपी कटलरी के निखिल रस्तोगी मानते हैं कि भारत का स्टील उद्योग प्रगति के पथ पर है। BIS जुड़ जाने के बाद इस ग्रोथ को और अधिक रफ्तार मिली है। प्रोग्रेसिव है काफ़ी, BIS आ गया इसके अंतर्गत, तो उसने अपने नॉर्म्स फाइनल करें कि ग्रिड ये लगेगा स्टील के अंदर, इससे नीचे ग्रिड नहीं बनेगा, तो सबके लिए गुड है, हेल्थ के लिए भी और हर चीज़ के लिए भी, तो अच्छा ग्रोथ होगा इसका। एग्जीबिशन बहुत अच्छी है, सिल्वर जुबली स्टील मार्केट इन्फो का है। चौधरी साहब ने बहुत मेहनत करी है स्टील व्यापारी को सब एक मंच पे लाने की और बहुत अच्छा कर रहे हैं स्टील के लिए। भारत के स्टील उद्योग के ग्रोथ की धूम पूरी दुनिया में है। 2030-31 तक 300 मिलियन टन की उत्पादन क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। स्टील मार्केट इन्फो इस लक्ष्य को हासिल करने और दुनिया में भारत के बाजार को फैलाने में मददगार साबित होगी। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और देश भर में रेलवे स्टेशन का कायाकल्प तो हो ही रहा है, साथ ही रेल यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा हो रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए एक आधुनिक सुविधाओं से लैस इंक्लोजर बनाया जा रहा है, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का हिस्सा रहेगा। ये इंक्लोजर एक वक्त में 6,000 से ज्यादा यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करेगा। दिल्ली डिवीजन के DRM पुष्पेश त्रिपाठी से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता देवेंद्र रावत ने। हमारे साथ दिल्ली डिवीजन के DRM पुष्पेश त्रिपाठी जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में काफ़ी डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, क्या कुछ सर डिटेल आप बता सकते हैं सर हमारे? यात्री सुविधाओं का विकास करना, जो सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा देना, ये रेलवे की पिछले कई सालों से
पॉलिसी रही है, जिसमें हम लोग सारे स्टेशन का डेवलपमेंट कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टेशन का कर रहे हैं। और एक जो प्राइम स्टेशन है वो नई दिल्ली स्टेशन है, उसी कड़ी में ये एक यात्री आश्रय स्थल बनाया जा रहा है। और फ्यूचर में आने वाले दिनों में कुछ वर्षों के बाद इस पूरे स्टेशन का स्वरूप ही बदल जाएगा। आप एयरपोर्ट और इस स्टेशन में अंतर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो मंत्री जी कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, उस दिशा में सर कितना आपको लगता है सर ये कार्य हो रहा है? जो हमारे माननीय मंत्री जी का जो प्रयास है कि सारे तरह के पैसेंजर्स को समुचित अच्छे तरह की सुविधाएं दी जाए, तो उसी के प्रयास में कड़ी में ये सुविधा का भी विकास किया जा रहा है। इसमें डबल हाइट की शेड्स बनाए जा रहे हैं। अभी तक जो यात्री हमारे आते थे, जो अनरिजर्व पैसेंजर्स थे, गर्मी में शेड के नीचे शेड भी नहीं करते थे क्योंकि मेक शिफ्ट रहता था। अचानक वो भीड़ सीजनल बढ़ती थी तो टेंट के नीचे खड़े रहते थे, जब तो वो बरसात आने पे भीग भी जाता था और काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था। ये डबल हाइट का शेड बन रहा है जहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन और फोर्स वेंटिलेशन दोनों का मिक्सचर रहेगा और काफ़ी बड़ा एरिया बन रहा है। तकरीबन 6000 यात्री इसमें आराम से बैठ जाएंगे। सबके यहाँ पे सुविधाएं जो दी जा रही हैं, पानी की अच्छी सुविधा दी जाएगी, ठंडे पानी की सुविधा रहेगी, टॉयलेट्स दिए जाएंगे और सीनियर सिटीजन्स के लिए बैठने के लिए कुर्सियाँ भी प्रदान की जा रही हैं, तो जिसके कारण से सुविधाएँ जो हैं वर्ल्ड क्लास ही रहेंगी यहाँ पे। तो ये थे पुष्पेश त्रिपाठी जिनका साफ कहना कि हर वर्ग और हर स्तर पर जो है सुविधाओं का जो है एक अलग ही एक्सपीरियंस जो है यात्रीगणों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में देखने को मिलेगा। दिल्ली से राजेंद्र भंडारी के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और लंदन के ऐतिहासिक ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब पर खेले जाने वाले सबसे पुराने ग्रैंड स्लैम विंबलडन को आज नई महिला चैंपियन मिलेगी। आज होने वाला फाइनल मुकाबला पोलैंड की ईगा श्वांतेक और अमेरिका की अमांडा इमिसिनोवा के बीच खेला जाएगा। ये दोनों ही खिलाड़ी पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची हैं। लंदन के ऐतिहासिक ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब पर खेले जाने वाले सबसे पुराने ग्रैंड स्लैम विंबलडन को आज नई महिला एकल चैंपियन मिलेगी। विंबलडन के महिला एकल के खिताबी मुकाबले में पोलैंड की ईगा श्वांतेक और अमेरिका की अमांडा इमिसिनोवा आमने सामने होंगी। ये दोनों ही खिलाड़ी पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची हैं। अमेरिका की 23 साल की अमांडा एनिसिमोवा ने विंबलडन के सेमीफाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया की नंबर 1 बेलारूस की एरिना साबालेंका को 2 घंटे 36 मिनट तक चले मुकाबले में 6-4, 4-6, 6-4 से हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में प्रवेश किया है। एनिसिमोवा की नजर अब अपने पहले ग्रैंड स्लैम पर टिकी है। इससे पहले वो किसी भी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई थीं। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी ईगा श्वांतेक ने बेलिंडा बेंसिच को हराकर पहली बार विंबलडन के फाइनल में जगह बनाई है। उन्होंने बेंसिच को सीधे सेटों में 6-2, 6-0 से हराया। 5 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली श्वांतेक की नजर अब विंबलडन की ट्रॉफी पर टिकी है, यानी इस बार विंबलडन को नया चैंपियन मिलना तय है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बेलिंडा बेंसिच अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीतने में सफल होती हैं या ईगा श्वांतेक अपने 6वें ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा जमाने में सफलता हासिल करती हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। और वार्तावली डीडी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाला एकमात्र साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रम है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी पसंद करते हैं। ये कार्यक्रम आज अपने 500 अंक पूरे कर रहा है। इस अवसर पर देखिए देश विदेश के गणमान्य लोगों के द्वारा भेजी गई शुभकामना संदेशों को। दूरदर्शन न्यूज पर संस्कृत भाषा में प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम वार्तावली के 500 एपिसोड होने पर डीडी न्यूज को, उसकी टीम को बधाई, शुभकामनाएं। वार्तावली कार्यक्रम ऐसे ही संस्कृत को जन जन तक पहुंचाते रहे ताकि हमारी प्राचीनतम और समृद्ध संस्कृत आम जीवन की मूल भाषा बन सके। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। संस्कृत वार्तावली 500 कार्यक्रमः इति महान आनंद विषय। अहम दूरदर्शनस्य संस्कृत वार्तावली गणस्य हार्दिकम अभिनंदन करोमि। मैं दूरदर्शन की से जुड़े सभी मित्रों को अभिनंदन करता हूं। संस्कृत वार्तावली की इस सफल कार्यक्रम को 500 बार लोगों तक पहुंचाने के लिए तो मैं बधाई देता हूं आपको और जो जितने लोग इसमें वार्ता और वार्तावली में सम्मिलित हैं
सबको मेरी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। देववाणी संस्कृत की जितनी आप सेवा करेंगे उतना ही मुझे लगता है लाभ होगा। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।